हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे चैनल में साइंटिफिक नॉलेज के एक और नए एपिसोड में स्वागत है। तो क्या आप लोगों को पता है कि कुछ मेटल्स इतने रिएक्टिव होते हैं कि उनको अगर आप लोग वाटर के कांटेक्ट में भी लाते हो तो वो आग पकड़ लेता है। और एक चम्मच न्यूटन स्टार का वेट कितना होता है, और चौक जिससे कि हम लोग स्कूलों में ब्लैक बोर्ड पर लिखा करते हैं वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को ये सब नहीं पता तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो शुरू करते हैं हमारे आज के वीडियो टाइटल टॉप 10 मोस्ट इंटरेस्टिंग साइंस फैक्ट्स दैट विल ब्लो योर माइंड। फैक्ट नंबर 1, आप लोगों ने एफिल टावर का नाम तो जरूर सुना होगा। तो क्या आप लोगों को पता है कि एफिल टावर गर्मियों के दिनों में 15 सेंटीमीटर ज़्यादा लंबा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी किसी सब्सटेंस को हीट किया जाता है तो उसका पार्टिकल मूव करता है और थोड़ा सा ज़्यादा फैल जाता है, जिससे उसका वॉल्यूम लार्ज हो जाता है, और इसी को हम लोग थर्मल एक्सपेंशन की नाम से जानते हैं। और जैसे ही उसका टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है तो वो फिर से अपना ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाता है। और इसी कारण से जब लार्ज स्ट्रक्चर को बनाया जाता है जैसे कि ब्रिजेस, उसको एक्सपेंशन जॉइंट्स के साथ बनाया जाता है, जिससे कि ब्रिज को थोड़ा फैलने के लिए, एक्सपेंड होने के लिए जगह मिल सके और बिना किसी डैमेज के काम चल सके। फैक्ट नंबर 2, पोलर बियर्स यानी कि ध्रुवीय भालू, उनको इंफ्रारेड कैमरे से डिटेक्ट कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि थर्मल कैमरा का काम किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा हीट लॉस को डिटेक्ट करना होता है। लेकिन पोलर बियर्स की मोटी चमड़ी के कारण उनका हीट लॉस ज़्यादा होता नहीं है और वो अपने आप में हीट को ऑब्जर्व कर पाने में सक्षम होते हैं, और इसी मोटी चमड़ी के कारण वो आर्कटिक दिन में भी ज़्यादा ठंडा को सहन कर पाते हैं। फैक्ट नंबर 3, अगर आप लोग हमारे एटम्स में से सभी खाली स्थानों को हटा दें तो पूरी मानव जातियाँ एक शुगर क्यूब में आराम से फिट हो सकते हैं। आप लोगों को ये सुनकर हैरानी जरूर हुई होगी, लेकिन ये सच है। हमारे चारों ओर की दुनिया की लगभग हर एक चीज़ एटम से बना हुआ होता है, लेकिन वो दिखने में तो सॉलिड है, लेकिन वास्तव में उसके अंदर 99.9999% से भी अधिक जगह खाली है, यानी कि उतने सारे एम्प्टी स्पेस है। एक एटम में इलेक्ट्रॉनों से घिरा हुआ छोटा घना न्यूक्लियस होता है, जो कि एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल होने के साथ साथ एक वेव भी है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ तभी एग्जिस्ट कर सकता है जबकि उन वेव्स का क्रस्ट और टफ अच्छे से जुड़ा हुए हो, और एक पॉइंट पर होने के बजाय इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग रेंज में फैले हुए होते हैं, जिसको हम लोग ऑर्बिटल्स बोलते हैं। और ऑर्बिटल्स ये बहुत सारे खाली स्पेस को भर देते हैं। फैक्ट नंबर 4, क्या आप लोगों को पता है कि कुछ मेटल्स इतने रिएक्टिव होते हैं कि उनको अगर आप लोग वाटर के कांटेक्ट में भी लाते हो तो वो फायर यानी कि आग पकड़ लेता है, जिनका नाम है पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, रुबिडियम और सीजियम, जो कि इतने रिएक्टिव होते हैं कि हवा के कांटेक्ट में भी आने पर वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। लेकिन अगर उन्हीं को आप लोग वाटर में गिराते हो तो वो विस्फोट भी हो सकता है। फैक्ट नंबर 5, क्या आप लोगों को पता है कि एक चम्मच न्यूट्रॉन स्टार का वेट 6 मिलियन टन के बराबर होता है। जब भी कोई एक तारा मरता है तो वो सुपरनोवा में एक्सप्लोड होता है, लेकिन इसका कोर ग्रेविटी के कारण अपने आप में कोलैप्स हो जाता है, जिससे कि एक सुपर डेंस न्यूट्रॉन स्टार का जन्म होता है। एस्ट्रोनॉमर बड़े बड़े तारों और गैलेक्सीजों के मासेस को कैलकुलेट करने के लिए सोलर मासेस का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक सोलर मास एक सन मासेस के बराबर होता है, जो कि होता है 2 × 10⁻30 किलोग्राम। टिपिकली न्यूट्रॉन स्टार का मास 3 सोलर मास के बराबर होता है, जो कि लगभग 10 किलोमीटर यानी कि 6.2 मील के रेडियस में गोलाकार रूप से फैला हुआ होता है, जो कि इसे नॉन यूनिवर्स में सबसे डेंसेस्ट मैटर बनाता है। फैक्ट नंबर 6, क्या आप लोगों को पता है कि जो चौक हम लोग स्कूलों के ब्लैकबोर्ड पर लिखते हैं वो ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक प्लैंकटन फॉसिल से मिलकर बना हुआ होता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है। छोटा सिंगल सेल्ड एल्गाई जिसका नाम है कोकोलिथोफोरेस, जो कि हमारे अर्थ पर 200 मिलियन सालों से मौजूद है। किसी दूसरे समुद्री पौधे के अलावे ये खुद को कैल्साइट के माइनस्क्यूल प्लेटों से घेर लेते हैं। 100 मिलियन साल पहले कोकोलिथोफोरेस के लिए एक सफ़ेद परत में मोटी परत कोटिंग वाले समुद्र तल में जमा होने के लिए स्थितियाँ ठीक थी, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया उसके ऊपर सेडिमेंट बिल्ट होता गया, जिससे कि प्रेशर के कारण वो चट्टानों में संकुचित हो गया, यानी कि धीरे धीरे वो प्रेशर के कारण चट्टान में परिवर्तित होता गया, जिससे डोवर की सफ़ेद चट्टानों जैसे कि चौक जमा होते गया।
और उन्हीं चौकों को आजकल हम लोग हमारे दैनिक जीवनों में यूज करते हैं। फैक्ट नंबर 7, जब भी वाटर फ्रीज होता है तो हम लोग उसको उसका फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, और जब भी वाटर बॉइलिंग होता है तो हम लोग उसको उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि वाटर एक समय पर दोनों ही हो सकता है, यानी कि फ्रीज और बॉयल दोनों ही सेम टाइम पर हो सकता है। इसको हम लोग इसका ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। यह तब होता है जब थर्मोडायनामिकली इक्विलिब्रियम में कोएग्जिस्ट करने के लिए किसी सब्सटेंस के तीनों फेज यानी कि सॉलिड, गैस और लिक्विड के लिए प्रेशर और टेम्परेचर सही हो। फैक्ट नंबर 8, स्क्रीन पर अभी आप लोगों को क्या दिख रहा है? अगर आप लोग इसे एक जेलीफिश समझ रहे हो तो आप लोग गलत हो, क्योंकि ये एक जेलीफिश नहीं, एक अंडा है। हाँ दोस्तों, ये एक अंडा है, क्योंकि अगर हम लोग अंडा को पृथ्वी की सतह पर गिराते हैं और वो फूट जाता है तो उसका येलो पार्ट अलग हो जाता है। लेकिन समुद्र की सतह से 18 मीटर नीचे यानी कि 60 फीट गहराई पर ऐसा नहीं होता। वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होता है, यानी कि 2.8 टाइम्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। और इसी की वजह से जब वहाँ पर अंडे को फोड़ा जाता है तो उसका येलो पार्ट के चारों ओर का पानी उसके साथ चिपक जाता है और एक जेलीफिश के आकार का हो जाता है, जिससे कि हम लोग को वो एक जेलीफिश की तरह दिखाई देने लगता है। फैक्ट नंबर 9, क्या आप लोगों को पता है कि एक एवरेज ह्यूमन बॉडी में इतना डीएनए होता है कि अगर हम लोग उसको स्ट्रेच करें तो प्लूटो से सन तक की यात्रा 17 बार किया जा सकता है। क्योंकि हमारे शरीर में ह्यूमन जीनोम, जो कि एक जेनेटिक कोड है जो कि हर एक मनुष्य सेल में पाया जाता है, उसमें 23 डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है और प्रत्येक डीएनए मॉलिक्यूल्स में 5 लाख से 2.5 मिलियन न्यूक्लियोटाइड पेयर्स होते हैं। जब इन डीएनए मॉलिक्यूल्स को अनकॉइल्ड किया जाता है तब इनकी लंबाई 1.7 से 8.5 सेंटीमीटर लंबा होता है। एवरेज डीएनए मॉलिक्यूल्स 5 सेंटीमीटर लंबाई का होता है। एक एवरेज ह्यूमन बॉडी में 37 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, और अगर हम लोग इन्हीं सेल्स में मौजूद हर एक डीएनए को स्ट्रेच करें तो इनकी कुल लंबाई होगी 2 × 10⁻14 मीटर, जो कि 17 बार प्लूटो की यात्रा के लिए काफ़ी है। क्योंकि सूर्य से प्लूटो की दूरी होती है 1.2 × 10⁻13 मीटर। और आप लोगों को जानकर यह हैरानी होगी कि हम लोग रोजाना हमारे डीएनए का लगभग 99% एक दूसरे से शेयर करते रहते हैं। फैक्ट नंबर 10, एक लाइट फोटोन को हमारे सन से हमारे अर्थ तक पहुंचने में कितना समय लगता है? इट्स 8 मिनट 26 सेकेंड। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि एक लाइट फोटोन को सन के कोर से सन के सरफेस तक पहुंचने में कितना समय लगता है? इस 40,000 ईयर्स। जब भी एक एटम के द्वारा एक फोटोन को छोड़ा जाता है तो उससे पहले फोटोन कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है और किसी रैंडम डायरेक्शन में स्कैटर हो जाता है, यानी कि फोटोन को स्पेस में एस्केप होने से पहले उसको सन के कोर से सन के सरफेस तक आना पड़ता है, जिसका दूरी होता है 6,96,000 किलोमीटर्स। इतनी लंबी छलांग मारकर उसको स्पेस में आना पड़ता है, और स्पेस से फिर हमारे अर्थ तक पहुंचने में उसे सिर्फ 8 मिनट 26 सेकंड का समय लगता है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और इससे नया कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। और इनमें से कौन सा फैक्ट्स आप लोगों को पसंद आया मैं जानना चाहूँगा नीचे कमेंट सेक्शन में। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग साइंस वीडियोज लाऊँ तो आप लोग को पता चल सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।